हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के एक वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम ओसवाल के सैंपल पेपर में से लेकर आए हैं। आपको तो पता ही होगा, ओसवाल का सैंपल पेपर वन ऑफ द फेमस एंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला सैंपल पेपर है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। लास्ट 10 ईयर्स के सैंपल पेपर, लास्ट 10 ईयर के जो भी एग्जाम पेपर्स हैं, अगर आपने वो सॉल्व कर लिए ना, तो आपको और कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपके लिए ये एक सीबीएसई लास्ट ईयर्स 10 सॉल्व्ड सैंपल पेपर लेकर आया हूं। सॉल्व्ड है, इसलिए आपको कहीं से और से सर्च करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक ऐसा 10 इयर्स का सॉल्व्ड सैंपल पेपर है, 10 इयर्स प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर्स हैं, जिसमें आपको कॉमर्स के सारे स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स के आंसर्स मिल जाएंगे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, डीएसटी के अलावा आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और मैथमेटिक्स के भी 10 इयर्स के सीबीएसई पेपर मिल जाएंगे। तो इसी सैंपल पेपर में से, इन्हीं 10 इयर्स बेस्ड प्रीवियस पेपर को एनालाइज करते हुए आज के इस लेक्चर में आपके लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रो राटा बेसिस नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्टूडेंट्स गलती पता क्या करते हैं, उनको लगता है कि शेयर कैपिटल में से हम प्रो राटा का क्वेश्चन करके चले जाएं और वही आएगा। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, जो मैंने इस सैंपल पेपर से एनालाइज करके पता लगाया है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रो राटा बेसिस का क्वेश्चन नहीं आया है, बल्कि कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, फोरफिट, री इशू और उसके साथ थोड़े बहुत पॉइंट और मर्ज करके अलग ही क्वेश्चन डाला हुआ है। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस 10 इयर्स सोल्ड सैंपल पेपर को आप जरूर परचेज करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ और प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और इस बुक को परचेज करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आया है, लेकिन वो प्रो राटा बेसिस का क्वेश्चन कतई नहीं है। ये है हमारे पास ओसवाल के सैंपल पेपर में से क्लास 12th की अकाउंटेंसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ऐसा क्वेश्चन जो शेयर कैपिटल में से आपको फाइनल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन में हम बेसिकली कुछ 4 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट, कॉल इन एरियर होगा और कॉल इन एडवांस होगा। अगर कॉल इन एरियर है, यानी अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं और उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए हैं, तब कैसे एंट्रीज पास की जाएगी। फोरफिट के साथ साथ अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे भी ना दिए हों, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, और फोरफिट करने के बाद अगर शेयर्स री इशू किए जाएं तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो प्रो राटा वाला क्वेश्चन ये चाहे नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एग्जाम में प्रो राटा बेसिस का क्वेश्चन ही आए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, सारे क्वेश्चंस को छोड़ के सिर्फ प्रो राटा के क्वेश्चन प्रिपेयर करके चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो प्रो राटा वाले नहीं हैं, वो भी एग्जाम में प्रिपेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि ओसवाल के सैंपल पेपर में से ही लिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 ABC Limited issued 10,000 equity shares of ₹50 each at 55 per share। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, जल्दी कैसे सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। नॉर्मली स्टूडेंट गलती पता क्या करते हैं, वो इन क्वेश्चंस को एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार रीड करके टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक ही बार में इसको रीड करना है, और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, उसको रफ में या फेयर पे कहीं पे भी लिखते जाना है, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी। तो 10,000 shares of ₹50 each at a premium of 5 per share। ये +5 मैंने इसलिए लिखा है ताकि पता चल जाए कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन पे हम मंगवाएंगे ₹15। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप बार बार क्वेश्चन की तरफ ढूंढोगे, देखोगे क्वेश्चन को, इसलिए लिख ही लो। अलॉटमेंट कितने रुपए की है,
₹20 की, जिसमें से ₹15 ओरिजिनल है और ₹5 प्रीमियम है। तो यहां पर भी मैंने 15 + 5 लिखा है। और लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी? रिमेनिंग ₹20 की। तो बन गया ना ये ₹50 का आंकड़ा और ये ₹5 का। तो 15 15 20 प्लस 50 हो जाएगा 5, तो 5 ही आएगा। आगे हमें कह रहे हैं ऑल द इशूड शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। जितने भी शेयर्स हमने इशू किए वो सारे सब्सक्राइब हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, तो फुल्ली सब्सक्राइब है। One shareholder holding 500 shares did not pay the amount due on allotment. एक पर्सन ऐसा था, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, जिसके पास 500 शेयर्स थे और उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट मतलब उसने 15 + 5 नहीं दिए, यानी उसने ना ही ओरिजिनल अमाउंट पे की ना ही प्रीमियम के अमाउंट पे की। वहीं पर क्योंकि उसने शेयर्स नहीं दिए तो उसके शेयर्स हमने तुरंत फोरफिट कर लिए। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में पता क्या करते हैं, वो फोरफिट की एंट्री लास्ट में डालते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता कि ये तुरंत फोरफिट करने वाले क्वेश्चन है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर इमीडिएटली फोरफिट किए जाते हैं तो आपको अलॉटमेंट के बाद तुरंत फोरफिट की एंट्री पास करनी है, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो 10,000 थे वो 500 कम हो जाएंगे और 9500 ही रह जाएंगे। और फोरफिट करने के बाद आपको बाकी सभी एंट्रीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री 9500 शेयर से करनी होती है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो आप कर सकते हो। इसके बाद हमें कह रहे हैं एक और शेयर होल्डर था, सेकंड पर्सन। उस पर्सन ने अलॉटमेंट के पैसे तो दिए ही दिए, लेकिन उसने साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए जो कि ₹20 हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरियर्स, कॉल इन एरियर, और ये हमारे पास आएगा कॉल इन एडवांस। तो जैसे कि मैंने कहा था इसमें कॉल इन एरियर और एडवांस दोनों कवर हो जाएंगे। फोरफिट भी आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया, उसके पैसे भी नहीं मिले, और इसके बाद री इशू करने के एंट्री। तो री इशू हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम यहां तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फोरफिट तक की। चलिए, सो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ ABCD लिमिटेड, वो सब आपको आता ही होगा। सो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, देन पर्टिकुलर, लेजर फोलियो का कॉलम आप बना सकते हो, ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेट हमें नहीं गिवन है तो हम 1 2 3 या ABCD से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री आपको याद होना चाहिए, हमेशा ही अमाउंट रिसीव करने की आती है। ये चैप्टर हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में करवा चुके हैं। अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो। पहली एंट्री अमाउंट रिसीव करने की आती है, क्योंकि जब लोग अप्लाई करते हैं तो पैसा देते हैं, तो पहली ही एंट्री में हमें पैसा रिसीव हो जाता है। तो पहली एंट्री कौन सी आती है? हमेशा अमाउंट रिसीव करने की। सो बैंक हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। तो कितने शेयर्स हैं? 10,000, और एप्लीकेशन की अमाउंट है ₹15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,000। क्रेडिट किसको करेंगे भाई? पैसा आया, कहां से आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हर एंट्री में आपको एक नरेशन लिखनी होती है, वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो आपको आती ही होगी। क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो पैसा आया, बैंक एसेट है इसलिए डेबिट कर दिया। कहां से आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट रिसीव करने के बाद जो पैसा आपको मिला है, ये पैसा आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो सेकेंड एंट्री आपकी हमेशा कौन सी आती है? अमाउंट रिसीव करने के बाद शेयर एप्लीकेशन के पैसे को आप ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में। तो यहां पर आप लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पैसा जो आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आया था उसको आपने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम आएगी 1,50,000। 1,50,000। अच्छा, अब इसके बाद आपको यह भी याद रखना चाहिए कि पहली एंट्री हमारी बैंक की आती है दूसरी ट्रांसफर करने की,
लेकिन एप्लीकेशन के बाद जितनी भी एंट्रीज होती हैं, चाहे वो अलॉटमेंट की हो, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड या फाइनल कॉल की हो, उसमें पहले ड्यू करने की एंट्री फिर रिसीव करने की एंट्री आती है। यानी पहले हम अपने शेयर होल्डर्स को याद दिलाते हैं कि भाई अलॉटमेंट की बारी आ चुकी है, अलॉटमेंट के पैसे तैयार रखो। तो इस बार अब हम पहले बैंक की एंट्री नहीं, पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसा आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा। जब आएगा तब हम उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सो ये नॉर्मल एंट्री होती है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से जो पैसा आएगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हो तो हमेशा याद रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सी एंट्री के साथ आता है? ड्यू वाली एंट्री के साथ। मैंने बार बार बोला ताकि आपको याद रहे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो टोटल 10,000 शेयर्स हैं, 20 रुपीज की अलॉटमेंट मनी है, जिसमें से 15 रुपए ओरिजिनल हैं, शेयर कैपिटल के हैं, और 5 रुपए प्रीमियम के हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ये हमारी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट ही करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैंक वाली एंट्री के साथ कभी नहीं आता, ये याद रख लो। एग्जाम में आप भूल जाओगे और फिर बैंक वाली एंट्री के साथ डाल के आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ ही इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 लाख, जिसमें से 1,50,000 हमारी ओरिजिनल शेयर कैपिटल की अमाउंट और 50,000 हमारी जो है वो प्रीमियम की अमाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट से पैसा आएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। ये ड्यू की एंट्री है। ड्यू की एंट्री पास करने के बाद अब हमें रिसीव करने की एंट्री पास करनी है। लेकिन रिसीव की एंट्री पास करने से पहले हम एक वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहीं पर लोचा होगा, यहीं पर मिस्टेक होगी आपकी। यस, सो 10,000 शेयर्स थे हमारे पास और उसके अकॉर्डिंग हमें 2 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 500 शेयर्स वालों ने पैसे हमें नहीं दिए। तो ठीक है, 500 शेयर्स वालों ने हमें 20 रुपए के हिसाब से 10,000 बनते थे, वो नहीं दिए। इसका मतलब 2 लाख मिलना चाहिए था, 10,000 नहीं मिलेगा क्योंकि 500 शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए। तो कितने मिले होंगे? 1,90,000 मिल गए होंगे। लेकिन एक पर्सन और था जिसने 100 शेयर्स के ऊपर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपए की है, तो ये आएगा 2,000। इसका मतलब हमें कितने पैसे मिले होंगे? 1,92,000। ये जो 10,000 नहीं मिला, ये कॉल इन एरियर है, और ये कॉल इन एडवांस है। तो दोनों एंट्रीज आ गई ना एक साथ। अब चलिए इसको देखते हैं हम कि इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमें पैसा मिल रहा है बैंक में, बैंक एसेट है, एसेट अगर बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,92,000। 1,92,000 हमें कैसे मिला वो मैंने आपको बता दिया। जो पैसा हमें नहीं मिला वो हमारा लॉस है, और लॉस को हम ऑलवेज डेबिट ही करते हैं। तो यहां पर कॉल इन एरियर आएगा अकाउंट डेबिट। सो कितना पैसा हमें नहीं मिला? 10,000। ठीक है, कहां से मिलना था ये पैसा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से। सो टोटल पैसा जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से हमें मिलना था वो था 2 लाख, जिसमें से 10,000 नहीं मिला, 1,92,000 मिल गया। क्या डेबिट और क्रेडिट साइड अभी बैलेंस हुआ? आप देख सकते हो नहीं। डेबिट साइड 2,02,000 है, जबकि क्रेडिट साइड सिर्फ 2 लाख है। तो वो 2,000 हमने क्या लिखना है? कॉल इन एडवांस। एडवांस में पैसा मिल जाना हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस में पैसा मिला करंट लायबिलिटी कहलाते हैं, लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो 2,000 हमें एडवांस में मिला था, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब तो हमारी डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स गलती पता क्या करेंगे? वो फर्स्ट कॉल
ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में हमें क्लियर कट बोला गया है एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। हमने वेट नहीं किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मंगवाने का, हमने तुरंत उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो जब पैसा मिलता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। अब पैसा हम कैंसिल कर रहे हैं तो नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी? शेयर फॉरफिट को डेबिट करने की, जिसमें शेयर कैपिटल डेबिट होगा। सो एंट्री हम डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नॉर्मली शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है, लेकिन यहां पर डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे हमें नहीं मिलने वाले। सो कितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं? 500। एक चीज ध्यान रखो, शेयर कैपिटल को जब हम डेबिट करते हैं फॉरफिट के केस में, तो हमें मल्टीप्लाई कॉल्ड अप वैल्यू के साथ करना होता है, यानी कितने ओरिजिनल पैसे हमने मंगवाए हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने 15 रुपए मंगवाए थे, ये भी 15 रुपए मंगवाए हैं, ये 5 रुपए भी मंगवाए हैं। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई? वैसे तो 35 रुपीज हुई कॉल्ड अप वैल्यू, लेकिन इसमें से 5 रुपए प्रीमियम की है, तो ओरिजिनल कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई? 30। तो हमेशा याद रखिए, जब भी शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो ओरिजिनल कॉल्ड अप वैल्यू के साथ शेयर कैपिटल की अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। सो यहां पर हम कितनी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। 35 से क्यों नहीं? क्योंकि 5 रुपए तो प्रीमियम है। तो टोटल आ गया 15,000। नेक्स्ट हमें यह ध्यान रखना होता है कि क्या ये क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला है? तो यस, हमारा ये क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना होता है कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल गया कि वो भी नहीं मिला। अगर तो मिल गया तब तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना ही डेबिट करना है ना ही क्रेडिट करना है। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला तो वो हमें डेबिट करना है। और हमारे इस क्वेश्चन में 500 शेयर जिसके पास थे उसने अलॉटमेंट के पैसे के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ऑब्वियसली नहीं दिया। तो क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें नहीं मिला, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे? सिंपल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारी एक्स्ट्रा इनकम थी, हमने उसको क्रेडिट किया था, लेकिन अब वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम हमें नहीं मिल रही, 500 शेयर्स के ऊपर तो नहीं मिल रही ना, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे, ये हमारा लॉस होगा। तो कितना आएगा ये? 2500। नेक्स्ट हमें 2 एंट्री पास करनी होती है, एक शेयर फॉरफिट की और एक कॉल इन एरियर की। कॉल इन एरियर का मतलब है जितना पैसा हमें नहीं मिला, तो वो तो हमें पता है ना कि हमें 10,000 नहीं मिला। बैलेंस शेयर फॉरफिट आपके पास आ जाएगा। अगर फिर भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपल है, 15 रुपए ही तो हमें मिले हैं ना। शेयर फॉरफिट का मतलब होता है कितने पैसे मिल गए। तो इस पर्सन ने, जिसके पास 500 शेयर्स थे, इसने एप्लीकेशन के ही तो पैसे दिए हैं 15 रुपए, तो ये आ जाएगा 7500। तो टोटल यहां पर भी 7500 और यहां पर भी 7500 इक्वल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने यहां पर डेबिट भी किया है और क्रेडिट भी किया है, क्योंकि आपको पता है ना कि 500 शेयर्स हैं और 20 रुपए की अमाउंट थी। इस 20 रुपए में 15 रुपए ओरिजिनल वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम की है। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको नहीं मिलता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट भी किया जाता है और क्रेडिट भी किया जाता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल गया होता तो तब तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता, तब आपको ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करना पड़ता और ना ही क्रेडिट करना पड़ता। चलिए, अब हम शेयर फॉरफिट कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री पास करते हुए आप पता क्या गलती करोगे? आप फर्स्ट एंड फाइनल एंट्री भी 10,000 शेयर्स के पास करोगे। भाई 10,000 के शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे हमारे पास, जिसमें से 500 शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए हैं। तो बचे कितने? 9500 शेयर्स। तो बाकी अभी जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो 9500 शेयर्स से ही आएंगी। तो पहले ड्यू की एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं? 9500, क्योंकि 500 तो हमने फॉरफिट कर लिए। अमाउंट कितनी है? 20 रुपीज। तो ये आ जाएगा 1,90,000। ये ड्यू करने की एंट्री है, इसका मतलब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा आएगा। अभी आया नहीं है, अगर आया होता तो हम बैंक डेबिट करते ना, जो कि नेक्स्ट एंट्री में आएगा।
तो ये भी ड्यू की एंट्री है, हम अपने शेयर होल्डर को सिर्फ याद दिलवा रहे हैं कि भाई पैसा दे दीजिएगा, अमाउंट दे दीजिएगा, ड्यू डेट आने वाली है। सो पैसा आएगा, आएगा तो किस में जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,90,000, तो ये हो गई ड्यू करने की एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी अमाउंट रिसीव करने की। अब जब यहां पर आप अमाउंट रिसीव करने की एंट्री पास करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपको जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट करके लेनी है, क्योंकि हमें 2,000 रुपए ऑलरेडी एडवांस में मिल चुके हैं। क्योंकि 2,000 हमें ऑलरेडी एडवांस में मिल चुके हैं, इसलिए 1,90,000 हमें फर्स्ट कॉल में मिलने चाहिए थे, जिसमें से 2,000 अब हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट में ही अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे दे दिए थे। तो इस बार हमें 1,88,000 ही मिलेगा। तो बैंक की एंट्री अब आप यहां पर पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा यहां पर? 1,88,000। 2,000 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कॉल इन एडवांस है, तो कॉल इन एडवांस भी आप अभी आप यहां पर आप डेबिट कर सकते हो। पहले क्रेडिट किया था क्योंकि लायबिलिटी थी, अब वो लायबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए डेबिट कर देंगे 2,000। सो ये पैसा आया है आपको, कहां से आया है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में से। सो टोटल 1,90,000, जिसमें से 1,88,000 आपको मिल गया, 2,000 ऑलरेडी मिल चुका है कॉल इन एडवांस का। फाइनली अब हमें पता लगाना है कि कितनी अमाउंट हमने री इशू की है, कितनी यूज की है, वो सब। तो क्वेश्चन को अब हम आगे रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 200 फाइनल कॉल, 200 of the forfeited shares were reissued as fully called up at 45 per share। 500 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, जिसमें से 200 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं। कितने के री इशू कर रहे हैं? 45 रुपए के। 50 के शेयर थे, 45 के री इशू किए, यानी 5 रुपए डिस्काउंट दिया। तो चलिए अब हम इसको री इशू करने की एंट्री पास करते हैं। 8th एंट्री, री इशू करने पे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हमने रीइश्यू किए? 200। एक कितने का रीइश्यू किए? 45 रुपए का, यानी कि 9,000। अब क्योंकि रीइश्यू करने पे डिस्काउंट दिया है, लेकिन हम यहां पर डिस्काउंट यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे शेयर फॉरफिट, क्योंकि रीइश्यू करने पे हम फॉरफिट की अमाउंट यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है ना, हमने 7,500 रुपए फॉरफिट कर लिए हुए हैं, अपने पास रख लिए हुए हैं, तो हम उसी में से री इशू करके इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो 5 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि ये हो गया 1,000। तो ये पैसा जाएगा कहां? इक्विटी शेयर कैपिटल में, जो कि आएगा 10,000। अच्छा, अब यहां पर आपको एक और वर्किंग नोट बनाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 7,500 फॉरफिट अमाउंट है 500 शेयर्स के लिए। हमने 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे ना, तो ये 7,500 अमाउंट जो हमने फॉरफिट किए, ये 500 शेयर्स के लिए फॉरफिट किए। हम इसमें से 200 शेयर्स री इशू कर रहे हैं। तो 200 शेयर्स री इशू करते हुए हम कितनी अमाउंट यूज कर सकते हैं? 3,000। हम 3,000 रुपए यूज कर सकते हैं फॉरफिट के लिए, लेकिन हमने कितने यूज किए? सिर्फ 1,000 रुपए। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, री इशू शेयर्स अगर फॉरफिट शेयर से कम होते हैं, जैसे कि हमारे इस केस में है, 500 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, जिसमें से 200 ही हम री इशू कर रहे हैं, उस केस में हमें प्रोपोर्शनेट अप्लाई करना होता है इस तरह से। 7,500 फॉरफिट अमाउंट थी 500 शेयर्स के लिए, 200 के लिए कितनी बननी चाहिए? 3,000। 3,000 में से हमने कितना यूज कर लिया? 1,000। तो बचा कितना? 2,000। ये 2,000 जो बचा हुआ है, हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सो नेक्स्ट एंट्री आएगी ट्रांसफर करने की। सो 9th एंट्री, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? 2,000 टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा? 2,000।
अब लास्ट क्वेश्चन में हमें एक और चीज जो एक्स्ट्रा दी हुई है वो ये कह रहे हैं कि इन शेयर्स को री इश्यू करने के लिए 7,000 रुपए हमें खर्चा करना पड़ा। तो ये नॉर्मल एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस की एंट्री एज एन एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट की जाएगी और इसकी एंट्री क्या आएगी आपके पास 10th एंट्री, शेयर इशू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑब्वियसली डेबिट किए जाते हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक यहां पर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली एसेट है, खर्चा दिया है तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी। लास्ट जो भी एक्सपेंसेस है वो हमें राइट ऑफ भी सेम ईयर में ही करने होते हैं, तो 11th एंट्री भी आप पास कर दीजिएगा। यहां पर क्या आएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करके अपने इस अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया 7,000। सो ये था हमारा एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रोराटा का नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोराटा के क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड करने हैं वो वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं तो वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट उनका और कुछ बेनिफिट हमारा भी हो जाए।